नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग फ्रॉम होम में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कैसे हुई, तो सारी बातों को हम डिटेल से जानते हैं। उससे पहले कि कुछ बेसिक सी बातें हम आपको बताते हैं, जो कि पहले हम मोहम्मद गौरी से शुरू करते हैं। तो एक शासक था मेरे भैया, तुर्क शासक मोहम्मद गौरी, जिन्होंने भारत में आया और भारत में आकर के 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसको पराजित किया। और उसके बाद फिर पुनः यह एक साल बाद पुनः अर्थात 1192 में आया। उसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया और अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब रहा। चूँकि मेरे भैया कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात तो सही है। जैसा कि जीता जागता एक उदाहरण है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ से अपना सफ़र जारी किया 1192 के युद्ध के तराइन के युद्ध के जीत के साथ। अब यहाँ से भारत को लूटना इन्होंने शुरू कर दिया। इनका मेरे भैया एक बात और ध्यान में रख लीजिए कि इनका उद्देश्य यह नहीं था कि भारत में युद्ध जीत कर चलो यहाँ पर सत्ता स्थापित किया जाए और शासन किया जाए, अंग्रेज़ों की तरह इनका उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य यही था कि चलो भारत को लूटा जाए और अपने वतन फिर वापस आया जाए और भारत को खोखला किया जाए। इनका उद्देश्य केवल यही था। तो जैसा कि एक जीता जागता उदाहरण है अपना महमूद गजनबी, जिन्होंने सोमनाथ जैसी मंदिरों को लूटा ना। तो ऐसी और एक बात, यह पहला तुर्क आक्रमण नहीं था। पहला तुर्क आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में कर ही चुका था। तो आइए बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी जो है अपने वतन जाते जाते अपने कई गुलामों को छोड़ गया, जिसमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत की सत्ता को स्थापित करने में कामयाब यही होता है, गुलाम वंश को स्थापित करता है। आइए अब बात करते हैं, शुरू करते हैं हम अपने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से। पहले दोस्तों हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत भैया 1206 से 1290। कुल दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से 1200, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 था। तो मेरे भैया हम बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, तो आइए देखते हैं। पहले आप लोग डाल लीजिए हेडिंग प्यारी सी, गुलाम वंश। गुलाम वंश या दास वंश। गुलाम वंश या दास वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चलता है। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में 1206 से 1290 ईस्वी तक। अब हम बात करते हैं मेरे भैया कि इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे मेरे भैया कुतुबुद्दीन ऐबक। इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल आप जानते हैं कि 1206 से 1210 महज 4 वर्ष तक चला। कुतुबुद्दीन मेरे भैया गुलाम वंश या दास वंश के संस्थापक थे। इसे एक और वंश के नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं हम ममलूक वंश। तो वैसे तो ज़्यादा पूछता नहीं, बस गुलाम वंश, दास वंश, इससे संबंधित कुछ फैक्ट ही हम आप लोगों को बताएंगे, फालतू की बातें नहीं बताएंगे। तो संस्थापक मेरे भैया कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक रहता है। अब ये इसकी जनजाति थी मेरे भैया, जनजाति थी तुर्क। यह तुर्क जनजाति का था, जो कि गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी का दास था।
दास था। जैसा कि हमने वीडियो के पहले ही बताया था कि मोहम्मद गोरी जब जाने लगता है तो अपने कुछ दासों को छोड़कर जाता है। उसमें सबसे श्रेष्ठ दास होता है अपना कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दास वंश या गुलाम वंश के वंश को स्थापित करने का अंजाम देता है। तो भैया तुर्क जनजाति का था, मोहम्मद गोरी का दास था, इसीलिए इस वंश को दास या गुलाम वंश कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं मेरे भैया इसकी राजधानी भले ही हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, बट इसकी राजधानी थी लाहौर। कई बार परीक्षार्थियों को परेशान करता है लाहौर। इसकी राजधानी थी बाबू लाहौर। और हम बात करते हैं इसके कुछ नोट इम्पॉर्टेंट के बारे में। इसे बचपन चलो कोई बस ऐसे बता दे रहे हैं, लिखने की कोई जरूरत। इसे बचपन में निसापुर के एक काजी ने खरीदा था दास के रूप में। इसे बचपन में निसापुर के एक काजी ने खरीदा था दास के रूप में। आइए और कुछ बातें करते हैं इनकी उपाधियों के बारे में। अब हम वैसे तो समझ में आ गए हैं, संस्थापक इसके कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं 1206 से 1210 ईस्वी तक। जनजाति मेरे भैया इसकी तुर्क होती है। गोरी का जो कि दास था और राजधानी लाहौर है, और इसे निसापुर के काजी ने दास के रूप में खरीदा था। आइए हम बात करते हैं इसके उपाधियों के बारे में। आखिर इसकी उपाधि जो कि परीक्षा में बहुत पूछी जाती है, उपाधि क्या है। तो पहली उपाधि मेरे भैया है इसकी लाख बख्श उपाधि। पहली उपाधि है लाख बख्श। पहली उपाधि मेरे भैया इसकी लाख बख्श है। लाख बख्श इसको क्यों कहा जाता है? चूँकि यह बहुत दानी प्रवृत्ति का था। दानी प्रवृत्ति के कारण इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। अब हम दूसरी उपाधि इसकी हम बताते हैं आप लोगों को। इसको दूसरी उपाधि मिली थी हातिम ताई की। इसकी दूसरी उपाधि थी हातिम ताई की। और इसकी एक उपाधि और थी कुरान खां। इसकी एक उपाधि थी कुरान खां मेरे भैया, एक उपाधि थी हातिम ताई, एक उपाधि थी लाख बख्श। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों उपाधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मेरे भैया उपाधि लाख बख्श, हातिम ताई, कुरान खां। तो हम आगे बात करते हैं इसके कुछ निर्माण कार्य के बारे में। इन्होंने क्या कार्य किया, क्या निर्माण किया भैया? सबसे पहले तो इसने अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा अपना कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अगला निर्माण कार्य है मेरे भैया इसका, अगला निर्माण कार्य है ये कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। ये कुतुब मीनार को बनवाने का तो निर्माण कर देता है, लेकिन परंतु यह बनवा नहीं पाता। इसका निर्माण कार्य पूर्ण रूप से अपना अगला शासक इल्तुतमिश करता है। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। और जो कि कहा जाता है कि यह भारत की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। 73 पॉइंट समथिंग से कुछ इसकी ऊंचाई है। जो कि अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी एक मूर्ति बनी है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगभग 182 मीटर की है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, अपने गुजरात के अहमदाबाद में है। तो कुतुब मीनार इसकी निर्माण कार्य में आता है। और अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा भी, तो उम्मीद करते हैं निर्माण भी समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं आगे। अब इसके कुछ मृत्यु के बारे में बात करते हैं। मृत्यु भैया इसकी मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में होती है पोलो खेलते वक्त, जिसको कि अपने देश में उतना तो खेला नहीं जाता, घोड़े से खेलते हैं। तो पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। पोलो खेलते
वक्त घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते वक्त 1210 ईस्वी में। अपने इतिहास में 2 शासक ऐसे हैं जिनका कि गिरने से ही मौत हुई है। तो पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और दूसरा शासक आता है मुगल काल का हुमायूं, जो कि सीढ़ियों से गिरकर मरा था। वह सीढ़ियों से गिरकर मरा था और यह घोड़े से गिरकर मरा था। तो उम्मीद करते हैं इनके बारे में जो फैक्ट है समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं। पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया कहाँ गया था। मेरे भैया, ये कुतुबुद्दीन को ऐबक को दफनाया गया था अपने आगरा में। अपने आगरा में कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी, चौगान या पोलो खेलते समय। तो अब बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में भैया, इससे पहले एक शासक हुआ करता था जो कि था कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र, जो कि केवल 8 ही महीने तक शासन कर सका, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसलिए उसका वो जो है इल्तुतमिश से पराजित हुआ और इल्तुतमिश अगला शासक बनता है। अब आइए बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में इसका शासनकाल रहता है 1211 से 1236 तक। 1211 से 1236 तक अपने इल्तुतमिश का शासनकाल रहता है। आइए इससे संबंधित फैक्ट हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जानते हैं कि यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन को माना जाता है। गुलाम वंश का वैसे तो स्थापना कर दिया था अपना कुतुबुद्दीन ऐबक, बट यार गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था, और इसीलिए गुलाम था, इसीलिए इसको कहते हैं गुलामों का गुलाम। बाबू, गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिमाग में गांठ बांध कर ये बातें हमारी रख लेना। अब आगे हम बात करते हैं। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश का। आगे बात करते हैं इसके निर्माण कार्य के बारे में। आखिर इसने कार्य क्या किया। कार्य, यह पहला कार्य करता है मेरे भैया, जो कि कुतुब मीनार थी। कुतुब मीनार थी जो छोड़ कर गया था कुतुबुद्दीन, आधा अधूरा काम छोड़ कर गया था। कुतुब मीनार को पूरा बनवाया था, पूरा कार्य किया। कुतुब मीनार में बाकी बचे काम को पूरा करवाया। कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। सबसे पहला काम तो इसका यही माना जाता है। और इसने शुद्ध अरबी के सिक्के पहली बार चलाए। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जो कि 2 प्रकार के कुछ ऐसे थे जिन्हें हम टका, एक था टका मेरे भैया, एक था जीतल। एक था टका, एक था जीतल। अब टका जो था भैया वो चांदी का सिक्का था, और जीतल जो था वो तांबे का सिक्का था। पूछा जाता है, और इनका अनुपात भी पूछा जाता है, ध्यान देना, 1:48। टका अर्थात चांदी का सिक्का, जीतल अर्थात तांबे का सिक्का, 1:48 था इनका अनुपात। तो आगे बात करते हैं। इसने एक प्रथा चलाई थी, इक्ता प्रथा। इसने इक्ता प्रथा चलाई थी। और हम बात करते हैं आगे। इसने एक टीम बनाई थी भैया, जिसका नाम था तुर्कान-ए-चहलगामी। इसने एक टीम बनाई थी जिसका नाम था तुर्कान-ए-चहलगामी, जिसमें कि
इस टीम में इसके 40 श्रेष्ठ सदस्य हुआ करते थे, इसलिए इसे तुर्कान ए चहलगामी, जो कि इनके मनचाहे सदस्य हुआ करते थे। 40 सदस्यों की एक टीम थी जिसे कहा गया तुर्कान ए चहलगामी। बातों को ध्यान में रखना। तो आइए रिकवर कर लेते हैं। तो भैया इल्तुतमिश का निर्माण कार्य, कुतुब मीनार जो कि आधी अधूरी थी उसका कार्य पूरा करवाया, और शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए जो कि टका अर्थात चांदी का था, जीतल जो कि तांबे का था। इनका अनुपात 1:48 था। और इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की और तुर्कान ए चहलगामी की शुरुआत की, जो कि 40 सदस्यों का एक समूह था। अब बात करते हैं भैया आगे। भैया एक नोट बातें हमारी आप लोग ध्यान रखना कि इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुआ था। मंगोल आक्रमण हुआ था जिसका नाम था चंगेज खा। चंगेज खा का आक्रमण पूछा जाता है किसके शासनकाल में हुआ था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खा का आक्रमण हुआ था, जो एक मंगोल था। अब जब चंगेज खान ने आक्रमण कर दिया तो इसके बाद एक शासक बनता है इल्तुतमिश का बेटा फिरोज-उद-दीन, जो कि अपनी अयोग्यता के कारण असफल रहा। फिरोज-उद-दीन के बारे में हमें पढ़ना नहीं है। अब अगली शासिका इसकी पुत्री आती है रजिया सुल्तान। भैया रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अपनी रजिया सुल्तान, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा होगा प्यारी सी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान यह पहली महिला शासिका थी। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। और कुछ तुर्कों ने अफवाह उड़ाया था कि इसका प्रेम प्रसंग जो है याकूब नामक एक व्यक्ति से था। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाया तो कुछ तुर्कों ने अफवाह उड़ाया कि इल्तुतमिश का प्रेम प्रसंग एक याकूब नामक व्यक्ति से है। तो ये अफवाह थोड़ी ना होगी। जैसे कि कहते हैं ना, बेवजह पत्ते नहीं हिला करते हैं, वो आंधी या हवा बहने का संकेत देकर ही जाते थे। तो कुछ तो बातें थी बाबू। चलो आगे बात करते हैं। सॉरी। लेकिन इसका विवाह अल्तुनिया से हुआ था। इसका विवाह प्रेम प्रसंग का मैटर इसका चल रहा था याकूब से, लेकिन विवाह हुआ था अल्तुनिया से विवाह हुआ था। अब विवाह इसका अल्तुनिया से हुआ था तो 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पर कुछ व्यक्तियों ने 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पर, यार वैसे तो महिला शासिका थी, इससे बहुत लोग खुश नहीं थे इसके चाल चलन से, चूँकि यह पुरुषों की भांति आती थी। और पहला नंबर तो यह मुस्लिम शासिका थी। मुस्लिम शासिका तो पर्दा में रहती हैं, जानते ही हैं आप। तो यह 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पर रजिया तथा उसके पति अल्तुनिया, इनकी हत्या कर दी जाती है। तो रजिया का शासनकाल यहाँ से समाप्त होता है। तो आइए कुछ समझ लेते हैं। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी और यह अल्तुनिया से इसका विवाह हुआ था। 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पर रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई थी। तो अब इसके बाद आते हैं, एक हैं बहराम शाह मेरे भैया 1240 से 1242 तक रहते हैं, जो कि एक अयोग्य शासक हुआ करते थे। अब आगे आते हैं मसूद शाह, जो कि 1242 से
1242 से 1246 तक। इनका भी ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ना ही इनसे क्वेश्चन बनता है। ये सब अयोग्य शासक थे। अब आ जाता है अपना एक शासक था महमूद शाह। महमूद शाह 1200। हालांकि इसका शासनकाल तो लंबा रहा, बट यार यह भी असफल शासक माना जाता है। इनसे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो बहराम शाह 1240 से 42, मसूद शाह 1242 से 46, महमूद शाह 1246 से 66। तो इनसे क्वेश्चन नहीं बनता। आगे हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। अब अपना आता है बलबन, जो कि काफ़ी फेमस है। बलबन, अब हेडिंग बना लीजिए बलबन, गयासुद्दीन बलबन, जो कि 12 से 66 से 87 तक इसका लंबा शासनकाल रहता है। तो यह भी दास था इल्तुतमिश का दास था बलबन भैया। इसीलिए दासों पर दास 3 शासक ऐसे थे जो कि दासों के दास हुआ करते थे। इसलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश कहा जाता है। इसीलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश कहा जाता है, चूँकि कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दास था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और बलबन जो है इल्तुतमिश का दास था। तो 3 शासक ऐसे थे जो कि दासों के दास हुआ करते थे। इन्हीं के नाम पर इन्हीं के कारणवश यह वंश गुलाम वंश के नाम से फेमस रहा। तो दास था इल्तुतमिश मेरे भैया। किसका? इल्तुतमिश का दास कौन था? बलबन। तो आइए बात करते हैं इसके उपाधि के बारे में। ज़्यादा कुछ ना बात करते, इसके उपाधि के बारे में हम बात करते हैं। तो जिले उल्लाह इसकी एक उपाधि थे, जिले उल्लाह, जिसका कि हिंदी में रूपांतरण अर्थात हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। जिले उल्लाह, इन्होंने कहा हमें ईश्वर ने भेजा है इंसानों की भलाई करने के लिए। अपने आप को स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि जनता को बताता था। तो जिले उल्लाह, इसी कारण इसका एक उपाधि पड़ी। अगली उपाधि है उलूक खां। अगली उपाधि है उलूक खां। और यह मेरे भैया युद्ध में एक नीति अपनाता था, रक्त एवं लौह। बहुत बार पूछा गया है कि रक्त और लौह नामक नीति कौन सा शासक अपनाता था, तो वो था बलबन। बलबन जो है रक्त एवं लौह नामक नीति को अपनाता था युद्ध में। और जिले उल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि, इसकी उपाधि थी। उलूक खां भी इसकी उपाधि थी। यह दास था इल्तुतमिश का। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो हम बात करते हैं आगे। बात करते हैं बलबन के कार्यों के बारे में। कार्य, आखिर इसने काम क्या किया? सर्वप्रथम भैया इसने एक काम किया, तुर्कान ए चहलगामी। सबसे पहले इसने तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त कर दिया। अब हम बताए हैं ना तुर्कान ए चहलगामी कौन लाया था? इल्तुतमिश, जिसमें कि 40 सदस्यों की एक टीम थी। 40 सदस्यों की एक टीम थी जो कि श्रेष्ठ अधिकारी उस टीम में हुआ करते थे। तो ये बलबन आता है, तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त कर देता है। पहला काम तो इसका यही होता है। अब दूसरा काम यह होता है कि जो कि बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, कि नवरोज नामक त्यौहार किस शासक ने शुरू किया था? तो हिंदुओं में नवरोज नामक नवरोज पर्व की शुरुआत बलबन करता है। नवरोज पर्व की शुरुआत मेरे भैया बलबन करता है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। अब एक प्रथा थी सिजदा तथा पाबोस प्रथा की शुरुआत। सिजदा तथा पाबोस प्रथा की शुरुआत है मेरे भैया ये बलबन ने किया। तो आइए रिकवर कर लेते हैं। तुर्कान ए चहलगामी को सर्वप्रथम बलबन ने समाप्त किया और नवरोज पर्व की शुरुआत बलबन ने किया।
और सिद्दा तथा पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया। तो उम्मीद करते हैं इतनी हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इनके 2 दरबारी कवि थे, इनके 2 दरबारी कवि थे। आइए उन कवियों के बारे में बात करते हैं। एक था मेरे भैया अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो कि बड़े फेमस कवि थे। अमीर खुसरो के बाद मेरे भैया है एक अमीर हसन, अमीर हसन जो कि याद रखना पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी थे। अमीर खुसरो दरबारी थे बलबन के, अमीर खुसरो दरबारी थे बलबन के। अब भैया अब शासन करते करते इसका सफ़र जारी होते होते यहाँ पर समाप्त होता है। इसकी मृत्यु हो जाती है 1287 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हो जाती है 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। अब शासक बनता है, अगला शासक बनता है, अगला शासक बनता है कैकुवाद, कैकुवाद अगला शासक बनता है जो कि 1287 से 90 तक रहा। लेकिन क्वेश्चन लायक इसके बारे में कुछ नहीं है। कैकुवाद 1287 से 1290 ईस्वी में, फिर उसके बाद लमसम महज 3 वर्ष यह भी रहा। फिर उसके बाद आता है एक शासक अपना क्यूमर्स, क्यूमर्स जो कि 1290 में बनता है। इसके बाद 1290 में जब क्यूमर्स शासक बनता है तो यह अयोग्य एवं असफल शासक रहता है। यह एक अयोग्य एवं असफल शासक रहता है। इसकी हत्या फिरोज शाह खिलजी कर देता है। इसकी हत्या 1290 ईस्वी में फिरोज शाह खिलजी कर देता है, जो कि फिरोज शाह खिलजी अगला वंश शुरू करता है जिसका नाम है खिलजी वंश। तो अगला वंश हम बात करेंगे अगले वीडियो में। फिरोज शाह खिलजी अर्थात इसका अंतिम शासक क्यूमर्स रहता है। और प्रथम शासक कौन रहता है भैया? प्रथम शासक रहता है कुतुबउद्दीन, कुतुबउद्दीन। इसका प्रथम शासक रहता है कुतुबउद्दीन और अंतिम शासक रहता है क्यूमर्स, जो कि क्यूमर्स 1290 में बनता है। और यह एक अयोग्य शासक रहता है जिसकी हत्या फिरोज खिलजी कर देता है और खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। अब यहाँ से समाप्त होता है भैया अपना गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। राधे राधे।